अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। देरी से लगाई गई सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण। फूल गोभी की अधिक उपज देने वाली किस्में और नर्सरी तैयार पर जानकारी। सागौन के तैयार पौधे की रोपण तकनीक। हमारे जिन किसानों ने सोयाबीन की देरी से बुआई की है, वो फसल अभी 20 से 25 दिन की अवस्था की होगी और इस अवस्था पर फसल को खरपतवार सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। तो इन खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के वैज्ञानिक डॉक्टर बृजराज कशराना से। हम सभी जानते हैं कि सोयाबीन मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है और मध्य प्रदेश को सोयाबीन के नाम से जाना जाता है और सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा एरिया कवर करती है और आजकल ग्वालियर और गिर जोन में भी सोयाबीन की खेती धीमे धीमे अपना क्षेत्रफल बढ़ा रही है। इसलिए सोयाबीन के उत्पादन में हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उससे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो, इसलिए हम सभी जानते हैं कि हमें उसके लिए बेहतर कृषि तकनीकों का प्रयोग करना होगा। आज की परिस्थिति में जबकि हमारी सोयाबीन की फसल लगभग बुआई कंप्लीट हो चुकी है, दूसरा प्रमुख एस्पेक्ट जो है बुआई के बाद मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि हमारे किसानों ने अच्छी किस्मों का चयन कर अच्छी सोयाबीन की फसल बोई होगी और वो अच्छे से जर्मिनेट होकर खड़ी होगी। इसके बाद जो प्रमुख बात आती है सोयाबीन की फसल में, वो आती है खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है और खरीफ की फसलों में खासकर खरपतवार के कारण लगभग 60 से 80% तक नुकसान देखने को मिलता है। इसलिए हमें खरपतवार नियंत्रण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम में आपको जो तरीका है वो यह है कि हम हाथ से निदाई कर 20 दिन की अवस्था में और 40 दिन की अवस्था में यदि 2 बार हम हाथ से निदाई कराते हैं तो खेत को खरपतवार मुक्त रख सकते हैं। साधारणतः ऐसा माना जाता है कि सोयाबीन की फसल में 30 से 40 दिन की अवस्था जो है वो क्रांतिक अवस्था है खरपतवारों के लिए, और अगर हम 40 दिन तक 50 दिन तक खेत को खरपतवार मुक्त रखते हैं तो उसके बाद खरपतवारों से हमारी फसल को कोई आर्थिक नुकसान देखने को नहीं मिलता। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके लिए तैयार रहें और जहाँ तक संभव हो जो यांत्रिक विधियां हैं या सस्य वैज्ञानिक विधियां हैं उनका प्रयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण हमें करना चाहिए। इसके लिए हम कोल्पा चलाकर या डोरा चलाकर अपनी सोयाबीन फसल को खरपतवारों से मुक्त कर सकते हैं और सोयाबीन की फसल से हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मगर किन्हीं परिस्थितियों में लगातार पानी गिरने के कारण या किसी लेबर के कारण से हम अगर उसमें यांत्रिक विधियों का या सस्य वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वैसी परिस्थितियों में हम रासायनिक जो खरपतवारनाशी रसायन है उनका प्रयोग करके भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल में मुख्य तौर पर
चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिनमें कि आपका पत्थर चटा है, इस तरीके के काफ़ी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। साथ ही साथ दूब घास और आपका मोथा, इस तरीके की सकरी पत्ती वाले खरपतवार भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो विशेष रूप से जहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का ज़्यादा प्रकोप देखा जाता है, वहाँ पर एक कॉमन दवा इमेज़ाथाइपर 100 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के मान से अगर हम छिड़काव करते हैं 15 से 20 दिन की फसल अवस्था पर, तो हमारी फसल को अच्छा खरपतवार नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। मगर इसके विपरीत अगर किन्हीं खेतों में घासकुल के खरपतवारों की ज़्यादा बहुलता पाई जाती है और घासकुल के खरपतवार ज़्यादा बड़ी मात्रा में अपने को फसल को परेशानी पैदा कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में टर्गा सुपर नाम के रसायन का प्रयोग करके हम अपने खेत में सकरी पत्ती वाले घासकुल के खरपतवार हैं उनको नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जो फसल है उसको खरपतवार मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग करते हैं या कोल्पा का प्रयोग करते हैं या हाथ से निदाई करके अपने खेत में खरपतवारों से मुक्त रख पाते हैं, तो निश्चित तौर पर सोयाबीन से हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। एकीकृत खरपतवार प्रबंधन इस प्रकार है। सर्वप्रथम गर्मी में गहरी जुताई एवं मानसून से पहले प्राप्त वर्षा का लाभ उठाकर जुताई करना। इससे खरपतवारों के अवशेष तथा वर्षा से जमे हुए खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। समुचित फसल चक्र अपनाना, खरपतवार रहित प्रमाणित बीज ही प्रयोग में लाएं। बुआई हमेशा लाइनों में करें तथा पौधों से पौधों की दूरी उस फसल के अनुसार बनाए रखें, जिससे अन्य कर्षण क्रियाओं को करने के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण में भी सहायता होगी। 3 से 4 सप्ताह में फसलों में उगे खरपतवारों की निंदाई गुड़ाई करें। गोबर अथवा कंपोस्ट की खाद पूर्णतः सड़ी हुई हो तभी प्रयोग करें। खरपतवार आच्छादित क्षेत्रों में चरने वाले पशुओं की चराई खेतों में ना कराएं। फसलों के बीच में सूखी घास, फसल अवशेष का प्रयोग मल्चिंग के रूप में करें। यदि कृषि उपकरणों को खरपतवार प्रभावित क्षेत्रों में लाया जाता है, तो प्रयोग पूर्ण उपकरणों को अच्छी तरह से साफ कर लें। बोने से पूर्व फ्लुक्लोरोलिन 45 EC की 1 से 1.5 किलोग्राम क्रियाशील अवयव प्रति हेक्टेयर बोने से पूर्व नम मिट्टी में छिड़क कर बखर से अच्छी प्रकार मिला दें। निश्चित तौर पर वर्षा की फसलों में लगातार शेड्यूल्ड जो सिंचाई है वो निर्धारित नहीं हो पाती, मगर हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब भी फसल को पानी की आवश्यकता हो और पानी गिरने की संभावना न दिखाई दे, तो हम अपने खेत में हल्की सिंचाई करके अपने खेत को जो मॉइस्चर की कमी से या नमी की कमी से होने वाली हानि है उसको बचा सकें। किसान भाइयों, यदि आप बड़े स्तर पर सौगान के पेड़ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय उचित चल रहा है, लेकिन आपको पौधे के चयन से लेकर रोपण के समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूर होगा। आइए इस विषय पर विस्तृत जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SP सिंह से। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो किसान भाई अपनी उपेक्षित और कृषि योग्य भूमि हो या अनुपयोगी भूमि हो, उन पर सागौन रोपण कैसे करें, कैसे उसका रेखांकन करें, इसके संदर्भ में आपको हम बताना चाहें कि देखिए, सागौन जो हमारा होता है ये 2 तरह से प्रवर्धित किया जाता है। एक बीज के माध्यम से हम करते हैं, एक हम वेजिटेटिव वानस्पतिक प्रवर्धन करते हैं उनके जड़ों के माध्यम से। जो वानस्पतिक प्रबंधन के जो पौधे हमारे हैं उनको आप चयन करें। सागौन में विशेष रूप से क्षेत्रवार प्रजातियां होती हैं। कभी किसी को बर्मा टीक कहते हैं, कुछ पीलीभीत साइड के हमारे जंगलों में होते हैं, वो यहाँ के लोकल नेपाल साइड के टीक हैं। तो कुछ ऑस्ट्रेलिया वगैरह से हमारे कुछ सीड या उनके जड़ आती हैं। और इसी तरह से हमारा गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के कुछ जंगलों से कुश्मी जंगल वगैरह हैं, वहाँ से काफ़ी जो है उनके बीज प्राप्त करके लोग उसका वेजिटेटिव प्रवर्धन के लिए बीज की बुआई करके उनके जड़ों को पुनः प्रवर्धित करके बढ़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो टीक एक कोई विशेष प्रजाति इसकी नहीं है, वो क्षेत्र के हिसाब से जाना जाता है। बर्मा टीक जिसमें सबसे व्यवस्थित और अच्छी बढ़वार वाला, अच्छी लकड़ी देने वाला टीक माना जाता है, तो उसका वानस्पतिक प्रबंधन करके अगर किसान अपने ज़मीन पर रोपण करते हैं तो काफ़ी उनको आने वाले समय में लकड़ी काफ़ी अच्छी रेशे वाली लाभप्रद मिलेगी, जिससे अच्छा उनको कीमत मिल सकती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सागौन लगाने के लिए आप
आप भूमि का जब भी चयन करें तो देखें कि वहाँ पे जल जमाव न हो, ऊंचास की ज़मीन हो, ऊंचाई पर हो और उसमें कोई खारापन न हो, चाहे वो पानी का हो और चाहे आपकी मृदा का हो। तो सागौन रोपण के लिए 1.5 से 2 फीट चौड़ा गहरा गड्ढा खोदने की ज़रूरत होती है। रही बात पौधे से पौधे की दूरी, तो अगर आप अपने क्षेत्र के प्रक्षेत्र के किनारे किनारे मेंढ के पास या भीटों पर रोपण कर रहे हैं तो 6 से 7 फीट की दूरी पर आप गड्ढे बना लें। और यदि आप बागान के रूप में कोई खाली आपका क्षेत्र है उस पर आप रोपण कर रहे हैं तो सघन रोपण के दृष्टिकोण से आप 7 से 8 फुट लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 10 फुट आप रखें तो आप देखेंगे कि एक जंगलात के रूप में अच्छा वनीकरण के रूप में आपका जो है रोपण तैयार होने पर बगीचा आपको दिखेगा। तो इस तरह से रेखांकन इन माप के अनुरूप करके आप 1.5 से 2 फीट चौड़ा गहरा गड्ढा खोद लें। उसमें सड़ी गोबर की खाद 10 से 15 किलो, 50 ग्राम फॉरेट जिससे जड़ों को कोई दीमक आदि व कीट उसको नुकसान न पहुंचाए, भराई कर दें। उसके उपरांत इसका रोपण करें। देखिए सागौन के रोपण के लिए 2 सबसे प्रमुख मौसम हैं। एक मौसम वर्तमान में चल रहा है, दूसरा मौसम इसका सुसुप्ता अवस्था जब हम जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में बसंत ऋतु में भी इसका रोपण करके हम इन सीटू सिस्टम या स्वस्थानीय प्रक्रिया से भी हम रोपण कर सकते हैं। थालों की निकाई गुड़ाई पर विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ इनके थालों की निराई गुड़ाई करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर ही सिंचाई करें। और पौधों में 100% जीवित रहने की क्षमता होती है। यदि किसी भी तरह से पशुओं से क्षतिग्रस्त भी हो जाता है तो वह पुनः उसमें से पनप करके तैयार हो जाता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ वो गढ़ है जिसके आज भी कुछ अनछुए पहलू हैं। खनिज और प्राकृतिक सुंदरता का धनी है, फिर भी कई अनसुलझी समस्याएं हैं। कुछ राजनीति की, कुछ जनता की। वक्त के पन्नों में छिपे हैं ऐसे कई सवाल। हम देंगे आपको छत्तीसगढ़ का पूरा ब्यौरा हमर छत्तीसगढ़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फूलगोभी का सब्जी वर्गीय फसल में प्रमुख स्थान है और अभी इसकी नर्सरी डालने का उपयुक्त वक्त चल रहा है। लेकिन इसकी नर्सरी डालते वक्त कुछ प्रमुख बिंदुओं जैसे कि उन्नत किस्मों, चयन, बुआई विधि इत्यादि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तभी आपको इसकी नर्सरी से स्वस्थ पौध की प्राप्ति हो पाएगी। तो किसान भाई, फूलगोभी की नर्सरी आप किस प्रकार से डालें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। सब्जियों के कृषि में फूलगोभी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। फूलगोभी के जो उत्पादन है उसमें सबसे प्रमुख जो कारक है उसकी सफलता के लिए वह है नर्सरी प्रबंधन। क्योंकि यह बरसात का समय है, पानी बरसात अक्सर होता रहता है, तो नर्सरी का चुनाव करते समय सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो आसपास स्थानों से थोड़ा ऊंचा हो और कृषक बंधु यथासंभव जहाँ तक हो सके ऐसे खेत का चयन करें जो उनके आवास के पास हो। सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था के साथ साथ जल निकास का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। नर्सरी का जो नर्सरी गोभी का जो आकार होता है वो 5x1 मीटर का होता है, यानी 5 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा। और वो 2 क्यारियों के बीच की मिट्टी थोड़ा थोड़ा उठा करके उसमें डालते हैं, जिससे कि जो जहाँ नर्सरी उगाई जानी है वो स्थान आसपास के स्थानों से थोड़ा ऊंचा हो जाए। और 2 क्यारियों के बीच में जो जगह रहता है वो थोड़ा नीचा रहता है, तो जो बरसात का पानी अतिरिक्त आता है उससे बह करके निकल जाता है। और जो अन्य जो कर्सर क्रियाएं हैं जैसे खरपतवार निकालना है, दवा देना है,
तो इसमें ये सब करने में जो है जगह होता है, सुविधा होती है, जगह मिलता है। बीच में नर्सरी के बैठ करके दो क्यारियों के बीच में बैठ करके कृषक बंधु उसकी कमौनी इत्यादि कर सकते हैं। कि इस समय अब लगाने का समय आ गया है, तो उसमें जो है प्रति हेक्टेयर की दर से 100 लीटर पानी में 5 किलोग्राम फार्मलिन मिला करके बुआई के नर्सरी डालने के एक सप्ताह पूर्व जो है उसमें हम मिट्टी में समान रूप से उसका छिड़काव कर देते हैं। तो यह फार्मलिन जो है एक प्रकार का जहरीली गैस पैदा करती है और जो ज़मीन के अंदर, नर्सरी के अंदर जो कीट पतंगे हैं, उनके अंडे बच्चे हैं, उनको यह नष्ट कर देता है। तत्पश्चात हम जो है नर्सरी में खुरपी से या कुदाल से या फावड़े से उसका जो है उसकी गुड़ाई कर करके उसकी मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं और अच्छे प्रकार से जो क्यारी है उसको तैयार कर लेते हैं। उसमें यदि संभव हो, उपलब्ध हो, तो उसमें वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य मिलाएं। इससे जो है जिससे पौधों की वृद्धि और विकास अच्छे से हो। लगाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां पूसा अरली कुंवारी है, पूसा केतकी है, पटना अरली, सबौर अग्रिम, ये हमारे विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई बहुत ही अधिक अच्छी उपज देने वाली प्रजाति है। बीजों को बुआई के पूर्व, नर्सरी में बुआई के पूर्व कार्बेंडाजिम की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा से इसका जो है प्रति किलोग्राम बीजों का उपचार करते हैं। फिर हम बीजों की बुआई करते हैं। उससे पहले यह है कि प्रति हेक्टेयर इसका 500 से 700 ग्राम बीज लगता है। 1 हेक्टेयर के लिए 500 से 700 ग्राम बीज की नर्सरी पर्याप्त होती है। उसमें जो है हाथ के माध्यम से या छोटी छोटी उंगलियों से या उसे लाइन खींच करके लाइन में भी क्यारी में डाल सकते हैं या उसको छिटकवा विधि से बुआई भी कर सकते हैं। छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो थोड़ा सा उसमें उसके साथ राख मिला लें। चूँकि बीज बहुत छोटे होते हैं तो इनको राख मिला कर छिड़कने से उनका जो समान रूप से छिड़काव होता है। उसको मिट्टी से हल्की परत, ज़्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए, आधा इंच से भी कम जो है बीजों को रहना चाहिए, आधा इंच की गहराई पे रहना चाहिए, यानी 1-1.5 सेंटीमीटर की गहराई पे बीज होने चाहिए क्यारी में। और उसको मिट्टी बालू के मिश्रण से, रेत मिला मिश्रण या गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट हो, उसके मिश्रण से उसको ढक देते हैं। यानी उसके ऊपर हल्की परत लगनी चाहिए और ढकने के बाद उसके ऊपर से हम जो सरपत वगैरह है या घास फूस है उससे जो है कम से कम 3 दिनों के लिए, जब तक उसके अंकुर न निकल आए तब तक के लिए ढकते हैं। और उसके ऊपर से हजारे के माध्यम से, यदि सिंचाई की कमी पड़ती है, चूँकि ये बरसात का समय है तो इस समय सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि पड़ती है तो हजारे के माध्यम से ऊपर हल्की सिंचाई करें। तो इस प्रकार से उसका जो है नियमित रूप से उसकी देखभाल करते रहें और उसमें सिंचाई हल्की करते रहें हजारे के माध्यम से, और घास फूस उसमें से अवश्य निकालें। हम देखते हैं कि नर्सरी से ही कई प्रकार की नर्सरी में ही रोग व्याधियों का आक्रमण होता है, जिसमें सबसे प्रमुख है आर्द्रपतन रोग या तना विगलन रोग। तो इसमें जो पौधे जमीन की सतह से जो है टूट करके गिर जाते हैं, तो एक प्रकार का जो फफूंद है उसके द्वारा यह रोग होता है। इसके नियंत्रण के लिए हम कार्बेंडाजिम की 2 मिलीमीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर उस घोल से पूरी सिंचाई, हल्की सिंचाई करते हैं। एक क्यारी में 5 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ सकती है, तो इससे हम हल्की उसकी सिंचाई करते हैं। तो ये जो है इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। फूल गोभी की नर्सरी 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है, रुपाई के योग्य हो जाती है तैयार। इसको जो है सावधानी पूर्वक उखाड़ते हैं, इनकी जड़ों को ज़्यादा क्षति न पहुंचने पाए, सावधानी पूर्वक उखाड़ते हैं। और नर्सरी में पौधों को जब तैयार हो जाते हैं तो नर्सरी में जो अगेती फसल है उसको 45 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, उनके पत्ती से पत्ती 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर पर उसकी रोपाई करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश के किसी भी कोने में होने वाले चुनाव, क्या यार, दिन भर वही घिसी पिटी चीजें। इसमें न्यूज थी, एंटरटेनमेंट कहाँ था? बासी हो गया बॉस, पका डाला। क्या हुआ, ऊब गए? तो हो जाइए रिफ्रेश, लीजिए जायका मनोरंजन के सभी रसों का, वो भी चटपटे और मजेदार अंदाज में। मिर्च मसाला।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 5 दिनों तक लगातार मध्यम से घने बादल छाए रहने का अनुमान है। आगामी दिनों में कम से मध्यम हल्की बारिश होने का अनुमान है। इस समय सोयाबीन की फसल 20 से 25 दिन पर है। अतः किसान भाई आसमान साफ होने पर खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्विजेलोफास इथाइल 5 EC 1 लीटर या इमीजाथाइपर 10 EC 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 18 से 25 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इससे अधिक समय वाली फसल अर्थात 30 से 40 दिन की फसल में केवल सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण करें। नियंत्रण के लिए पीना एक्साप्रोप पी इथाइल 9.3 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। खेत में जल भराव की स्थिति होने पर जल निकास की व्यवस्था करें। सोयाबीन एवं अन्य खरीफ फसलें जो लगातार वर्षा के कारण पीली पड़ रही हैं, उनमें 18:18 अनुपात या 19:19 NPK का छिड़काव 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करें। सोयाबीन, मूंग, उड़द की फसल में जहां 20 से 25 दिन की फसल हो गई हो, इन फसलों में सेमी लूपर के प्रकोप की संभावना है। इसके नियंत्रण हेतु क्विनालफास 25 EC या क्लोरोपाइरीफास 20 EC 1.5 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। छिड़काव के बाद 5 से 6 घंटों तक आसमान साफ रहना अनिवार्य है। धान में यूरिया का छिड़काव करें एवं खेतों की मेड़ों की मरम्मत करें एवं पौधरोपण का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर लें। खेतों एवं नर्सरी में अधिक वर्षा होने के कारण पौध सड़न रोग की संभावना है। इस प्रकार की परिस्थिति में फफूंदनाशक दवा, कार्बनडाजिम, थायरम, बावेस्टिन आदि का छिड़काव करें एवं जल निकास की उचित व्यवस्था करें। साथ ही बतर आने पर हल्दी की निकाई गुड़ाई का कार्य करें। अदरक एवं हल्दी की खेती में पानी अधिक होने पर बाष्पीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए खेतों में मल्चिंग का कार्य करें। मिर्च, बैगन, टमाटर, सोयाबीन, मूंग, उड़द आदि की फसल में नम एवं आर्द्र मौसम के कारण रस चूसक कीट जैसे एफिड, जैसिड, सफेद मक्खी आदि के प्रकोप की संभावना है। इन कीटों के प्रकोप से पीला मोजेक रोग भी फैलता है। अतः इनके नियंत्रण हेतु थायोमेथोक्साम 0.35 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। नए फल वृक्ष लगाने हेतु तैयार गड्ढों में पौधों को लगाएं एवं नवरोपित पौधों में जल निकास की व्यवस्था करें तथा बड़े वृक्षों के थालों की निराई गुड़ाई का कार्य कर उम्र के हिसाब से उर्वरक एवं सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। पशुओं को सूखे साफ स्थान पर बांधें तथा कृमिनाशक दवा समय समय पर पिलाते रहें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खमरिया, जिला जबलपुर के कृषक गोविंद पटेल ने। यह प्याज की रोपाई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं। तो गोविंद पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि खरीफ प्याज के उत्पादन का समय भी आ गया है और उत्तम तकनीक से आप लोग नर्सरी भी तैयार कर चुके होंगे। इसके लिए सबसे उत्तम ये है कि भूमि का चुनाव, ढालदार भूमि का चुनाव होना चाहिए। दूसरी बात है कि 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से
इसके बाद जो है मैं आपको बताऊं, अच्छा रोटावेटर चलाते हैं ताकि मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाए। इसमें मैं आपको बताऊं कि लगभग 2 से 3 टन गोबर की बढ़िया सड़ी हुई खाद अगर पड़े तो इसका उत्पादन अच्छा होगा। साथ में 40 किलो से लेके 50 किलो डीएपी के साथ सल्फर देना, मतलब सल्फर हमारे प्याज के लिए आवश्यक है। इसको 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से नितांत आवश्यक है, जिससे चरपराहट जो होती है प्याज में वो बढ़ती है, रख रखाव बढ़ता है और इसकी साइज भी बढ़ती है। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि बरसात के प्याज के प्रजाति के बारे में, जो हमारी एग्री फाउंड डार्क रेड प्रजाति है जो बरसात में लगाई जाती है। इसके बाद हम क्यारियां बना लेते हैं। क्यारियों की चौड़ाई करीब करीब जो है 2 मीटर 1.5 मीटर के करीब होनी चाहिए और लंबाई अपने हिसाब से होती है। जिसकी नर्सरी 40 से 45 दिन की हो उसकी नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग अब खेत में की जा सकती है। मैं किसान भाइयों आप लोगों से ये भी चाहूंगा कि इस सत्य क्रिया को करते हुए आप एक बार और डंपिंग ऑफ वाली बीमारी की दवा जो हमने कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बताया था, इसका एक बार इसमें रोपाई करते हैं। रोपाई करने पे ये जरूर ध्यान हो कि हमारे पौधों से पौधों की दूरियां जरूर मेंटेन की जाएं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है पास लोग रोपाई कर देते हैं जिससे कंद का विकास हमारे नहीं हो पाता। तो 10 से 15 मतलब पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर कम से कम और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर कम से कम निर्धारित करके ही इसकी रोपाई करनी चाहिए, जिससे हमारे कंद का साइज बढ़ता है। किसान भाइयों, रोपाई के बाद किसान भाइयों प्याज की खेती के लिए, चूंकि हम बरसात में प्याज की खेती करते हैं, तो लगभग रोपाई के 40 दिन बाद और लगभग 75 से 80 दिन बाद एक जो है 2 निदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। कुछ खरपतवार होते हैं जिसको निदाई करके बाहर निकाल लेते हैं, जिससे हमारे उत्पादन पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, जैसा कि हमने ये बताया कि प्याज की खेती बारिश के महीने में होती है, इसमें मुख्य रूप से सिंचाई की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है, परंतु किसी भी कारण से अगर अधिक जल भराव या अधिक पानी बरस जाता है तो भी हमको जल का पर्याप्त निकास होना चाहिए। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि ढालदार खेत हो जिसमें हम प्याज की रोपाई करें तो किनारे से हमारा पानी निकल के बाहर चला जाए। दूसरा, अगर मान लीजिए 15 दिन 20 दिन का गैप भी होता है तब भी ये सहन कर लेती है, लेकिन जब हम सितंबर और अक्टूबर में जब बरसात हमारी नहीं होती है तो 2 पानी की जरूरत होती है। 15-15 दिन के अंतराल पे 2 पानी हम इसमें दे देते हैं, जिससे हमारा प्याज का उत्पादन बढ़ जाता है। करीब करीब मैं आपको बताऊं कि 30 से 35 दिन के बाद 25 किलो यूरिया 1 एकड़ में इसका टॉप ड्रेसिंग करते हैं। इसके बाद जब लगभग 60 से 75 दिन होता है तो एक स्प्रे NPK 18-18-18 का स्प्रे करते हैं, जिससे उसके पत्तियों से पोषक तत्व तो हमारे पौधों की गांठों तक पहुंचता है और इसके उत्पादन पे अधिक प्रभाव पड़ता है। मैं आप लोगों को इसके संदर्भ में ये भी बताना चाहता हूं कि खरीफ प्याज में अगर 1 एकड़ में आप अच्छी तरह से वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो करीब 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टमाटर की अधिक उपज देने वाले किस्में और रोपाई तकनीक। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।